चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस टीएससी जेईई नीट के प्रेपरेशन के चैनल पर। टीएससी जेईई नीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि बोला था कि आपकी 12th क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी, तो आज से आपकी 12th क्लास स्टार्ट हो रही है और आज हम लेके आए हैं आपकी 12th क्लास का लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रारंभ करते हैं और 12th को भी स्टार्टिंग कर रहे हैं पैरेलल में। चलिए, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। तो आज हम सिर्फ बेसिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको यहाँ बेसिक समझ में आएगा। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो चार्ज है उसको रेस्ट में रखते हैं और उसके बारे में डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और रेस्ट में रहने के बाद जो ये इफेक्ट दिखा रहा है, जो भी ये काम कर रहा है, उसको हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने का डिसाइड करते हैं। इस चैप्टर को फिनिश होने के लिए 17 लेक्चर लगेंगे, आपको रेडी होना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। व्हाट इज चार्ज? ज्यादा घुसेंगे नहीं, फटाफट करेंगे इसे। चार्ज क्या होता है, इसे हम क्यों दिखाते हैं? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्ट करती है या फिर रिपल्सन करती है। अब किसी को भी आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो भी गुण होता है वो आपका चार्ज कहलाता है। चार्ज दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम ई से दिखाते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस ई से दिखाते हैं। ई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू ये होता है और इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है ये। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोटॉन, जिसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -28 kg। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg और इसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं आप इसको? इलेक्ट्रॉन बोलते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज है कि देखिए, ये चार्ज है, हुआ क्या, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इसको चले गए, फिर 7 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर 8 चले गए। क्या कभी 8.5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें? क्या उसमें पौने आधे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? नहीं। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा ना, वो एक कंप्लीट नंबर में होगा, वो एक इंटीजर में होगा। इसका मतलब यहां से क्या देखने को मिला कि जो चार्ज होता है वो एन के बराबर होता है, जहां एन है एक इंटीजर। इसका मतलब चार्ज का जो ट्रांसफर है वो 1 2 3 4 एक इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता आधा चार्ज चला गया, पौना चार्ज चला गया, सवा चार्ज चला गया। ऐसा कभी भी आप नहीं कह सकते चार्ज के बारे में। ये चार्ज की प्रॉपर्टी का दूसरा नियम था, या क्या कहें तो गुण था। अब हम समझते हैं कि चार्ज को कैसे जो है हम डिफाइन एक तरीके से क्या चार्ज मास चेंज कर सकता है? क्या चार्ज से मास चेंज हो सकता है? क्या चार्ज से मास चेंज हो सकता है? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है, क्या कर रही होती है? कोई बॉडी मोशन कर रही होती है तो उसका जो मास होता है वो भी वेरिएबल हो जाता है, वो भी बदल जाता है। कितना होता है? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन, मतलब चार्ज भी बदलेगा, मास बदलेगा तो फिर चार्ज भी बदलेगा। मतलब कोई मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी का जो चार्ज है वो भी बदलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि m बराबर एम नॉट अपॉन में रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आइंस्टाइन वगैरह ने हमें ये फॉर्मूला दिया है कि m बराबर होता है एम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका रेस्ट में मास होता है। अगर आप कुछ वेलोसिटी से चल रहे हो तो उसका स्क्वायर भाग कर दीजिए आप
3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से फिर 1 में से माइनस कर दीजिए, तब आपको वेरिएबल मास मिल जाएगा। क्योंकि ये स्पीड बहुत बड़ी होती है तो ये पूरा वैल्यू जीरो के बराबर हो जा पूरा वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है, मतलब यहाँ सिर्फ 1 बचता है। तो m बराबर आपको क्या देखने को मिलता है, m नॉट ही देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मास इज इनवेरिएंट। मास चाहे मोशन करे चाहे रेस्ट करे, आप मास को कांस्टेंट लेके ही चलते हैं, और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हमें चार्ज के बारे में सिर्फ इतना ही जानना था जितना हमने यहाँ पे जान लिया। आइए अब हम चार्ज का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या कहता है, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, आइए उसको समझने का ट्राई करते हैं। थ्योरी आप एनसीईआरटी में से रीड कर सकते हैं। ये कोई वो टॉपिक नहीं है कि इसमें घुस के 2-3 लेक्चर खराब किए जाएं। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अपने कंसेप्ट को अच्छे से करना है, और ये सब तो आप एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे में एक मोटा मोटा ज्ञान यहाँ पे दे देते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्ज कैसे कर सकते हैं, मतलब आप किसी बॉडी का को चार्ज कैसे दे सकते हैं, चार्ज कैसे उसमें से हटा सकते हैं। तो पहला है फ्रिक्शनल रबिंग करके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहता है ये, अगर जैसे मैं इस पैन को रब करूं, रगड़ूं अपने बाल से, और मेरे हाथ में कुछ कागज के टुकड़े होंगे, तो ये क्या करेगा, उन कागज के टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। तो रबिंग करने के इस प्रोसेस को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या रबिंग का मेथड कहा जाता है। होता क्या है, जैसे ही आप करते हो तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, कागज के टुकड़े के पास शायद नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो दोनों एक दूसरे क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कागज का टुकड़ा से चिपक जाता है। इसका मतलब ऐसे इसने क्या किया, कागज के टुकड़े को चार्ज दिया, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गया। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग। हमारे सर के बाल ने इसे चार्ज दिया और इसने उसको चार्ज करके अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। जैसे बिल्ली बिल्ली जब रगड़ती है, या फिर आप क्या करते हो, रगड़ोगे तो यहाँ लाओगे तो बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसने ये चार्ज हो गया। और किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो वो बॉडी भी क्या होती है, चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन का मतलब होता है कि आप ऊष्मा देकर, आप उसको हीट देकर भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हम उसे क्या देके हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, हम उसे हीट देकर भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। अगला मेथड है आपका इंडक्शन। क्या मेथड है आपका, इंडक्शन। ये आपके कोई एक चार्ज रॉड है जिसपे चार्ज है, और ये आपकी बॉल्स हैं जो कि अनचार्ज है। अगर मैं इस वाली रॉड को इनके पास लेके आऊंगा, चिपकाऊंगा नहीं, तो होगा क्या, इसके इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इसकी दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और फिर इस रोड को हटा देंगे, फिर इन दोनों बॉल को अलग कर लेंगे, तो ये पूरा चार्ज पूरे में फैल जाएगा, पूरी सरफेस। तो चार्ज कहाँ फैल जाता है, उसकी सरफेस पे फैल जाता है, और ये वाला चार्ज पूरे में फैल जाएगा। तो इस तरीके से पहले इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मैं किसी रॉड बॉडी को इनके पास लेके आया, चिपकाया नहीं, तो इन दोनों बॉडी के ऊपर अब चार्ज आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है। अगला प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है कि किसी एक चार्ज बॉडी को किसी एक अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, जब उन्हें चिपकाया जाता है तब वो अपने चार्ज का क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। माना कि ये बॉडी थी जिसके ऊपर चार्ज था Q, प्लस Q। जैसे ही इसे अनचार्ज बॉडी के साथ चिपकाया जाएगा तो अब दोनों का जो भी चार्ज होगा वो जुड़ जाएगा और दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर दोनों का मास सेम है तो, दोनों का मास सेम है तो अब इसका, अब दोनों को अलग कर लेंगे तो इसका मास भी Q/2 हो जाएगा और इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो दोनों को चिपकाकर चार्ज का लेन देन करना क्या कहलाता है, आपका कंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। हम जो भी कैपेसिटर पढ़ते हैं वो सारा इसी कंडक्शन के प्रोसेस में आता है। तो जब हम कैपेसिटर नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट को और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। अपना अगला तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आप एटॉमिक चैप्टर या मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। होता क्या है, अभी ने पढ़ाया है, अभी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी धातु की प्लेट पर
कोई फोटोन डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। मतलब उसमें से भी आपने क्या किया, चार्ज निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। इसका मतलब ये भी कौन सा मेथड हो गया, चार्जिंग का मेथड हो गया। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, अब उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अब वो न्यूट्रल नहीं रहा ना, अब वो न्यूट्रल नहीं रहा ना। तो इसका मतलब अब उसने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्ज करने का मतलब क्या है, या तो प्रोटॉन की कमी हो जाना, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, या तो चार्ज चले जाना या तो आ जाना। आ गए या चले गए तो आपकी बॉडी अब न्यूट्रल नहीं रहेगी, अब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माना जैसे 7 + 7 था और -5 थे, तो जो नेट चार्ज आएगा वो +2 का ही आएगा। +5 इलेक्ट्रॉन ने -5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिपल्स कर दिया, उनके प्रभाव को न्यूट्रल कर दिया। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बच गए ना प्लस वाले, तो इसका मतलब अब बॉडी न्यूट्रल नहीं रहेगी। तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन जब बॉडी न्यूट्रल पार्ट से हट जाती है तो अब दोनों की संख्या बराबर नहीं रहती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी चार्ज महसूस करती है। इसका मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग में आप ये 5 तरीके ध्यान रख सकते हैं। क्या सर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, हम कोई बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको समझाया गया है चार्ज कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या है, वो सारे स्टेप आपको यहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं। अब आप एनसीईआरटी खोलिए, आप रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा इनकी जानकारी लेने का कोई तरीका या कोई फायदा नहीं है। आइए हम इस चैप्टर का जो ब्रॉड तरीका है वहां से स्टार्ट करते हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, ये नियम कैसे बना, कहां से आया, ये सब कुछ भी जानने की हमें यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब किसी दो चार्ज बॉडी को पास में लाया जाता है, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट में तो फोर्स ही नहीं दिखाएगी, जब किसी तो बॉडी को पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, मतलब बहुत सारी बॉडी पर, पूरे को ऑब्जेक्ट पर आप नहीं लगा सकते, आप केवल और केवल पॉइंट चार्ज पर ही ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। द कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सर कि इन्हीं 2 पॉइंट चार्ज को जब पास में लाया जाता है तो या तो वो अट्रैक्ट होते हैं या तो वो रिपल्स होते हैं। इसका मतलब या तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं या तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये जिस फोर्स की वजह से होता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं। और इस लॉ को क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। उन्होंने क्या बताया था कि जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो किसके बराबर आता है, k q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। r क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की रेडियस है। यहां से फोर्स क्या आता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इम्प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये आया कि f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जब इसको हटाते हैं तो एक साइन आता है जिसको हम k कांस्टेंट का नाम देते हैं, और इस k कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1/4πε0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से वैल्यू आती है 9 × 10⁹ यूनिट आप निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगी। जो एप्सिलॉन नोड होता है इसको परमिटिविटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। और इस परमिटिविटी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो ये होता है 8.85 × 10⁻11 के समथिंग होती शायद, चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें मुझे डाउट है, शायद ये होती है, ये पावर में डाउट है, वैसे चेक कर लेना, ठीक है, शायद यही होता है। तो ये परमिटिविटी कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है किसके लगता है, ये ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। अगर दो सेम है तो फोर्स रिपल करेगा, तो इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा। लेकिन अगर दोनों का फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है तो फोर्स अंदर की डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो वो दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट
करेगा। तो हम अपनी थ्योरी को यही रखते हैं और हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ क्वेश्चनों से। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ धाकूदार क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू 4.8, क्या ये चार्ट पॉसिबल है? तो सर चार्ट पॉसिबल के लिए वो इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब n की वैल्यू निकालेंगे। यहां से n की वैल्यू आ रही है ये, जो कि एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये वाला चार्ट पॉसिबल है। तो कोई सा भी चार्ट पॉसिबल चेक करने के लिए आप जो भी चार्ट दिया उसको v से भाग कर दीजिए। अगर n एक इंटीजर मिलता है तो इसका मतलब वो चार्ट पॉसिबल है, वो क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो कर रहा है, और नहीं आ रहा तो मतलब वो क्वांटाइजेशन रूल फॉलो नहीं कर रहा, और आप कह देंगे कि ये चार्ट पॉसिबल नहीं है। आइए हम कूलम्ब्स लॉ की क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक चार्ज इधर क्यों है, एक चार्ज इधर क्यों है, सारे प्लस में। इस पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना, और सब फिक्स है। ठीक है, देखिए कभी भी इन क्वेश्चनों को करने से पहले ये चेक करेंगे कि फोर्स निकालना किस पर है। आपको फोर्स इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप दिखाइए कि इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रहा है। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, सबका लेंथ सेम है। इसका मतलब ये एक इक्विटैरल ट्रायंगल है, और ये अपोजिट एंगल से दोनों क्या भी हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे। इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, के Q1 इंटू Q2 अपॉन में एल स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स ये लगेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर, मतलब दोनों सेम आ गए। लेकिन नेट फोर्स कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड से। क्या दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो बीचों बीच से गुजरेगा, और ये हमारा होगा एफ नेट। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, एफ नेट इज इक्वल टू ये वाला एफ का स्क्वायर इस वाले एफ का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई एंड cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2। तो यहां से आपका आंसर आ गया एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, मतलब यहां से आपका जो एफ नेट है वो क्या आ गया, √3 मल्टीप्लाई में एफ। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए सर अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो क्या होता, अगर ये सर नेगेटिव डायरेक्शन में होता तब ये वाला तो अभी भी इस पे इधर ही फोर्स लगाता, लेकिन ये वाला पार्टिकल अब इसको दूर नहीं लगाएगा, अब इसे अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो अब इसका जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब नेट फोर्स आपको कहीं बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन ये एंगल कैसे निकालेंगे, सर इस पूरे को मिलाएं तो ये एक लाइन है, और लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है। अगर सर ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो यहां से एफ नेट निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ का स्क्वायर इस एफ का स्क्वायर, ये वाला जो एफ लग रहा है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई एंड cos 120 डिग्री और अंडर रूट। cos 120 कितना होता है, -1/, यहां से कितना आ जाएगा, 2f स्क्वायर में से एक एफ स्क्वायर घट जाएगा, तो यहां से आपका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो इसके केस में आपको जो नेट फोर्स देखने को मिलेगा वो ये देखने को जो है मिलेगा। तो अगर ये माइनस डायरेक्शन में हो जाता तब कहानी ये होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर है। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव है तो आपको माइनस लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने चार्ज माइनस लिख दिया तब आप गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने फोर्स का डायरेक्शन शो कर दिया है, और अगर आपने फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दिया है तो इसका मतलब है कि अब यहां पर आपको चार्ज की डायरेक्शन दिखाने, चार्ज के माइनस साइन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपने फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी है, तब आपको चार्ज का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चार्ज का क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ही लिखना पड़ेगा। तो अब याद कर लीजिए, अगर कभी भी चार्ज आता है, हमसे एक यहां मिस्टेक हो गया ना,
ये मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, हम इसको सही कर लेते। देखो ये था क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन ये था, हम गलत क्वेश्चन पढ़े हो, हमें हमारा नाम बदलेगा। सही क्वेश्चन है, ये है, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है। आप तो सही है ना। तो अगर ऐसा, अगर ये माइनस क्यों आ जाए तब आप ऐसे करिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन। मान लीजिए वो वाला भी करते हैं, उसमें गड़बड़ हो गया था। देखो ये क्वेश्चन नया बना दिया ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। माइनस चार्ज यहाँ है, तो माइनस तो अट्रैक्ट करता है ना, अट्रैक्ट करता है ना। इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। 60 60 बीचों बीच कितना आएगा, f√3। तो यहां पर भी आपका आंसर कितना आ गया, f√3 आ गया। और जब ये पॉजिटिव था, जब ये पॉजिटिव था तब इधर आ रहा था, कितना आ रहा था, f√3। तो डायरेक्शन अपोजिट होगी साइन बदलने से, लेकिन आपका फोर्स वो की वो ही रहा। और एक और चीज याद रखेंगे, ये वाला चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा था वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे 10 करोड़ क्यों ना चार्ज आ जाए। तो इस वाले चार्ज, इस वाले चार्ज का ये जो फोर्स लगा है इस वाले चार्ज पर, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, चाहे करोड़ों चार्ज क्यों ना आ जाए। तो ये ध्यान रखना कि जो चार्ज, जिस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो उतना ही लगाता रहेगा, चाहे आप उसे किसी मीडियम में रख दीजिए, चाहे आप उसे कहीं और ले जाइए, चाहे उसके आसपास में कितने भी चार्ज रख दीजिए, उसे उससे कोई भी मतलब नहीं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और लकली मजबूत कर लेते हैं। चलिए, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, आपके लेवल का होगा। देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग टू व्हाट टू यू, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। देखिए फटाफट देखिए सर। देखिए आपके पास एक स्क्वायर है, ये प्लस क्यों, अच्छा ये 4 क्यों है, 4 क्यों है, सब फिक्स है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा, ऑल इज फिक्स। किस पे निकालना है, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला आई से लगाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। इधर की तरफ जो है ये फोर्स लगाएगा, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों होगा सर, टोटल कितना है 90, टोटल कितना है 90, और ये बीचों बीच से जा रहा है, तो ये इस वाली लाइन से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। लेकिन ये वाला फोर्स है जो ये पार्टिकल लगाना है, तो मैंने क्या, सबकी लेंथ क्या है, ए है, मैंने मान लिया कि एफ बराबर क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय ए है, ए स्क्वायर है। तो अगर मुझे इसका फोर्स दिखा तो क्या लिखूंगा, के 4 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये सारी टर्म क्या है, एफ है, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, 4F हो गया। इसी तरीके से यहाँ करोगे तो क्या आएगा, 3F आएगा। लेकिन यहाँ लफड़ा है, यहाँ जो आप रेडियस लोगे वो ये वाली लोगे, तो ये रेडियस कैसे आएगी, ये ए है, ये ए है, तो ये रेडियस क्या होती है तुम्हारी, a√2 होती है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो निकाल लो। तो इसके लिए फोर्स निकालते हैं, तो कितना आएगा, k(q1 q2 स्क्वायर) मतलब 4ka(q स्क्वायर) अपॉन में a√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2a स्क्वायर। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 2F आ जाएगा, 2F आ जाएगा। अब ये 3F है और ये 4F, ये 3F है और ये 4F। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स, बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है, कितना एंगल है बीच का, 45 डिग्री है। तो कितना आएगा, 4F का स्क्वायर 16F स्क्वायर, 9F स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 12 दूनी 24F स्क्वायर एंड डिवाइड में √2। क्या लिख सकते हैं इसको आप, 12 दूनी 24 मतलब 12√2F स्क्वायर, 16 9 25, 25 प्लस 12√2F स्क्वायर। देखिए आपने जो तरीका लगाया ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत। क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल अब 45 डिग्री नहीं रहा, कितना रहा, निकाल लेंगे, कहीं थीटा निकालना है, माना वो इधर है आपका फोर्स है, थीटा कैसे निकलेगा, ये 3 है तो ये भी 3 है और ये
4f। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधा। 3/4 कितना होता है आपका, कितना होता है 3/4 होता है हमारा 53 डिग्री। कितना होता है 53 डिग्री। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा वो यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा और वो कितना एंगल बनाएगा 53 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब नेट फोर्स निकाल लेंगे आप, 4f और 3f का वैल्यू रखेंगे, आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, कितना मिलेगा 24, 3/4 24, 6 3 12, 16 9 25, 25 एंड 12, सही कर रहे हैं क्या। अरे cos 53 लिखना होता है ना हमें, cos 53 होता है 3/5, 4 इंटू 3 इंटू 12, 24 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपको ये वाला फोर्स एफ वेक्टर मिल जाएगा, आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। अब इसका नेट चाहिए होगा, दोनों का एंगल कितना आ रहा है 8 डिग्री। अब इन दोनों के लिए फिर से ये लगा दो कि आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सारी कैलकुलेशन से आ जाए। या आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, डायरेक्शन दिखा दो। आप इसका कंपोनेंट करोगे इस डायरेक्शन में तो क्या आएगा 2f√2। इसका करा है मैंने सिर्फ, मतलब मैंने अब वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा हूं। और इसका करेंगे इधर तो क्या आएगा 2f/√2। क्या लिखेंगे इधर 4f प्लस ये, और इसका आएगा क्या, तो इस तरीके से ये आपका टोटल नेट फोर्स देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला ये सब मिलके इस पे लगाएंगे। तो किसी के भी चार्ज को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छा करते हैं। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ये आपके पास एक रॉड है और इस रॉड की टोटल लेंथ L है और इसका जो चार्ज है टोटल Q है। इसके किसी इस पॉइंट पर एक चार्ज Q रखा हुआ है और उस चार्ज Q का आपको क्या बताना है, ये चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा वो बताना है। तो सर आप ही ने बताया था ये पूरी रॉड है, तो इस पूरी रॉड का चार्ज है ये। इसका मतलब ये रहेगा कि अब आपका कूलम्ब लॉ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ किसी पॉइंट चार्ज पर ही फॉलो करता है। तो जब भी कभी आप पॉइंट चार्ज, ये हमेशा पॉइंट चार्ज पे रखता है, और अगर आपको इसी पूरी बॉडी पे लगाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं हमेशा किसका, इंटीग्रेशन का। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट पे जाएंगे, ये दूरी ए बोल देते हैं, यहां से एक्स लेंथ पे गए, छोटा सा टुकड़ा पकड़ा जिसपे चार्ज था आपका डी क्यू। अब इसके लिए तो कूलम लो वैलिड है, तो कूलम लो क्या कहेगा F बराबर के डी क्यू एंड क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अरे छोटा सा फोर्स, टोटल फोर्स चाहिए तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से 0 से फोर्स F तक, और ये कहां स्टार्टिंग में कहां था, इसके पॉइंट से लगेगा, इस एंड वाले पॉइंट से। तो एंड पॉइंट पे कितनी दूरी तय करिए ए, और इस पॉइंट पे कितनी दूरी तय करिए ए प्लस, लेकिन ये डी क्यू है, ये एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जैसे आपने सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा था सिग्मा डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, रो डेंसिटी, वैसे यहाँ होती है चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू बराबर क्या होता है लैम्डा इंटू डी एक्स, अगर आपकी रोड है तो, अगर एरिया है तो ये होगा, अगर वॉल्यूम है तो ये होगा। अब ये याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है रोड है तो आप इसका यूज करेंगे, और लैम्डा बराबर क्या होता है मास अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डी क्यू की जगह क्या जाएगा आपका m/l, जो भी कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और यहाँ dx 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, यहाँ आ जाएगा ये 1/x। एक बार आप ये रखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ से ये इधर जाएगा इधर जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका के क्यू एम अपॉन एल, एल और ए प्लस एल और ए, एल से एल कट गया, तो फाइनली आपका जो नेट फोर्स है वो कितना आ जाएगा के क्यू एम अपॉन ए प्लस एल आ जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये जो ए है वो बहुत बड़ा है इससे, तो हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा के क्यू एम अपॉन में ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर
हो जाएगा। ये हमने बेईमानी करी, याद रखना। तो इस तरीके से आज का लेक्चर यही रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1 था, स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का। और इस चैप्टर को आज हमने डिटेल बेसिक को समझा है, और बेसिक को जितना हद तक हम समझ सके उनको समझने का हमने ट्राई किया है। आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।